हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड माय फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सूत्रम अकेडमी। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में। पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन लोगों के बीच में तकरार हुई, एक स्प्लिट हुआ, सूरज स्प्लिट हुआ। और हम ये बात कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका जो तरीका है काम करने का, वो जो चाहते हैं जिस तरह का रेजिस्टेंस देना, जो पैसिव रेजिस्टेंस कहलाए, यानी उसमें वो लोग बॉयकॉट के ऊपर ध्यान दे रहे थे, ब्रिटिश के सामानों के को उपयोग नहीं करने की बात कर रहे थे। तो वैसी तरह की जब रेजिस्टेंस की बात आती है तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के ऊपर हमला हो रहा था। लेकिन अब हम उस फेज में भी आ रहे हैं और साथ ही साथ वो फेज भी चल रहा है जहां पर जो रिवॉल्यूशन होगा, जो एक्सट्रीमिज्म होगा, वो होगा वायलेंट, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के ऊपर होगा, जिसमें मारकाट होगी, वायलेंस होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म की ओर, जिसको कई किताबों में रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म भी कहते हैं, बट मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसको रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म ही कहना ज्यादा उचित है। तो देखो, ये जो फेज है, ये फेज दो तीन, मतलब ये जो इवेंट होते हैं ये दो तीन चार फेज में होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्टार्टिंग फेज जो होता है वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री फेज। ये प्री फेज है, कुछ 1867 से कुछ 96-97 के अराउंड तक का फेज है। उसके बाद का जो फेज आता है वो फेज वन उसको कहें अगर हम, तो ये जो फेज वन है, ये फेज वन जो है ये आपका 1905 से होता है, 1905 से 15 के बीच में चलता है, ठीक है। ये सेकंड फेज है। थर्ड फेज इज ये फर्स्ट फेज है। फिर दूसरा फेज जो आता है इसमें, ये दूसरा फेज जो है ये आता है आपका 1924 से आता है, और ये शायद कुछ चलता है आपका 32-34 तक चलता है, बेसिकली 35 तक चलता है, 35 तक, ठीक है। और फेज थ्री जो होता है इनकी एक्टिविटीज का, तो ये फेज थ्री जो है ये आपका शुरू होगा जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह शुरू होता है और आज़ादी तक चलता है। तो यानी हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और हथियार उठाया अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवाए। करेंटली जैसे अभी हम देख रहे हैं, हम इस फेज में अब जो मॉडरेट लीडर्स की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, वो अभी हम लोग एक मॉडरेट वाला देख रहे हैं, विदाउट वायलेंस वाला देख रहे हैं, वो यहां तक हम लोगों ने देख लिया है, राइट। पर इसी दौरान वायलेंस भी हो रहा है, कुछ लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को जान से भी मारा। तो अब इनके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो अब क्या होगा देखा जाए। ये जो प्री फेज है ये मोस्टली है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें जो दो इवेंट बहुत हैं इंपॉर्टेंट, वो होता है कहाँ, तो वो होते हैं महाराष्ट्र में। और ये जो फेज है, ये फेज इंडिया में हर जगह होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं। तो उनके बारे में कौन कौन से वो लीडर्स थे और उन्होंने क्या क्या इवेंट्स किए, इन सब के बारे में अब चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्री वाला फेज, और ये है हमारा 1867 से 96 के दौरान। और इसमें जो काम शुरू होता है, इवन 67 ये 76 है, 76, ठीक है, और 96 या 97 के समय तक चलता है ये। तो इसमें जो हम लोगों को पहला शख्स जो मिलता है ऐसा जिन्होंने एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उन्हें एक तरह से फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म भी कहा गया, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी या फिर आर्म्ड रिबेलियन भी कहा गया, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई। तो वो कौन थे? यह सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो फॉर आर्म्ड रिबेलियन। तो पहले शख्स या पहले फ्रीडम फाइटर जिन्होंने वायलेंस यूज किया, इस तरीके का आर्म्स उठा लिए, वो कौन थे? तो याद रखिएगा, ये वही शख्स होगा जिसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया, उनके चिथड़े चिथड़े कर दिए, उनकी फाड़ डाली बिल्कुल। तो उनका नाम भी कुछ ऐसा ही होगा। तो उनका नाम है फटके, राइट। उनका नाम है वासुदेव बलवंत फटके, याद रखिएगा।
वासुदेव बलवंत फटके। तो वासुदेव बलवंत फटके ने क्या किया, आपको रामोसी मूवमेंट याद है, कौन था उस समय लीडर रामोसी मूवमेंट का? चित्तूर सिंह थे। ये 2-3 फेजेस में हुई थी रामोसी मूवमेंट जो हुई थी। जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, यानी जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इस तरफ के पोर्शन, यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते थे, रामोसी ट्राइबल्स वगैरह जो रहते थे, इन लोगों ने अंग्रेजों को कभी मान्यता दी नहीं, मतलब अंग्रेजों के कस्टम के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से ये लोग कभी बदले नहीं थे, इसलिए रामोसी मूवमेंट हुआ था चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, है ना। 1822 में हुआ था, 25 में हुआ था, फिर 1839 के करीब में हुआ था। तो हम ये जान रहे हैं ये बात कि रामोसी लोग हैं यहाँ पर जो कि एक्टिव हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में सक्षम है। तो वासुदेव बलवंत फटके ने क्या किया, इन रामोसी जो ट्राइबल्स हैं इनको लिया, पर सिर्फ रामोसी को ही नहीं लिया, इसके अलावा भी और भी कई सारे जो ट्राइबल्स थे उस एरिया के, जैसे कोली हो गए, भील हो गए, ठीक है, फिर आपके महार हो गए, ये लोग हो गए, राइट, ढांगर हो गए। तो कोली, भील, धांगर, महार, इन सब को इकट्ठा किया और इन सब के साथ मिलकर के बेसिकली इन्होंने जो है आर्म्ड रिबेलियन किया अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। और देखो ये करने का रीजन भी था, जो अंग्रेजों का जो एक्सप्लॉयटेशन का जो तरीका था, जिस तरह से वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आर्म्ड रिबेलियन तो हम अभी तक देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि ये होते ही आ रहा है, राइट, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो इन्होंने जो किया 1876 में, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1876 में इन्होंने बेसिकली जो वहां का जो कंपनी फैक्ट्री था, जो ब्रिटिश का फैक्ट्री था, उसको रेड कर दिया और रेड करके उसको लूट लिया 1876 में। फिर ऐसा एक फेज आता है 1877 के अराउंड, ये फेज ऐसा आता है कि 1877 में जो पुणे था वो इनके कंट्रोल में, वासुदेव बलवंत फटके और उनके जो लोग थे, जो सिपाही थे, उनके कंट्रोल में चला गया था कुछ दिनों के लिए। ब्रिटिश के हाथ से वो कंट्रोल पुणे का छूट चुका था, ठीक है। तो ये इनको और फिर पकड़ने के लिए जाहिर सी बात है जद्दोजहद करेंगे, और हालांकि ये कैप्चर हो भी जाते हैं, इनको अरेस्ट कर भी लिया जाता है, लेकिन ये भाग जाते हैं, ये एस्केप कर जाते हैं कैप्चर, इनके कैप्टिविटी से। बट फिर उसके बाद फिर से क्या होता है, दोबारा फिर इनको पकड़ा जाता है, दोबारा फिर से कैप्चर हो जाते हैं, और इस बार इनको अब जेल हो जाती है। और जेल में इन्होंने बेसिकली, इनकी जो जान जाती है वो जाती है जेल में, किस कारण से जाती है, तो हंगर स्ट्राइक से। और देखो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वासुदेव बलवंत फटके जिन्होंने आर्म्स उठाया अंग्रेजों के खिलाफ, उनसे लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जब वो कैप्चर होते हैं, जब वो जेल जाते हैं, तो फिर वहां जाकर के वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, और हंगर स्ट्राइक करने के दौरान ही उनकी डेथ भी हो जाती है। तो देख लो कैसे एक इंसान जो आर्म्स उठा रहा है, जो हथियार उठा रहा है, और फिर बाद में जाकर के वो अहिंसा का मार्ग चुन रहा है। हंगर स्ट्राइक जो गांधी जी के हथियार थे, वही हथियार, और सेम कहानी अगर देखी जाए, सिमिलर चीज किसने किया था, एक और रिवॉल्यूशनरी है जो अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, 1924 के बाद के, कौन थे वो, याद है किसी को, भगत सिंह के बारे में? भगत सिंह ने भी तो ऐसा ही किया था कुछ। तो देखो एक कंपैरिजन, एक स्टडी हो रही है, राइट। तो जब भी आप आंसर राइटिंग में नॉन वायलेंस या फिर ऐसा कुछ आपको ऐसे वगैरह में कहीं दिया जाता है, तो आपके पास इनफ डेटा रहता है जब आप इस तरह के लोगों को कोट करते हैं कि वासुदेव बलवंत फटके भी, इन्होंने भी आर्म्स को, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे में सवाल पूछ लिया जा सकता है, अहिंसा क्यों सबसे बढ़िया है, अहिंसा का रास्ता चुनना क्यों सही है, गांधी जी के विचारों के ऊपर अगर बात आए, तो वहां पर आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं कि वासुदेव बलवंत फटके का एग्जाम्पल, कि आर्म्स उठाने के बाद भी उन्होंने बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी जंग जारी रखी, और उन्होंने अहिंसा के रास्ते से जंग जारी रखी। भगत सिंह ने भी कुछ वैसा ही किया, और बाकी जब गांधी जी के मेथड्स हैं वो जो आप लिखेंगे तो वो तो अलग चीज होगी ही। तो इन चीजों को ध्यान रखना है जब भी आपको एग्जाम में अगर कोई ऐसे वगैरह इस टॉपिक पे आएगा तो, ठीक है। तो ये है वासुदेव बलवंत फटके का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स में आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीजें, तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नाम आता है चापेकर ब्रदर्स का, राइट। चापेकर ब्रदर्स का टाइम आता है कब, दूसरे हैं चापेकर ब्रदर्स,
या चापेकर बंधु। 1897 याद रखिएगा, 1897 चापेकर बंधुओं ने क्या किया था। देखो इन्होंने बेसिकली जो है ना ब्रिटिश ऑफिसर्स थे दो, ठीक है, एक का नाम था WC रैंड और तीसरा था आयरेस्ट। इन दोनों ऑफिसर्स को बेसिकली इन्होंने मार दिया था। तो सीन क्या था, ये दोनों कहां थे, इनका लोकेशन था पुणे, ठीक है, इनका लोकेशन है पुणे। पुणे में उस समय क्या फैला हुआ था, तो पुणे में फैला हुआ था ब्यूबोनिक प्लेग। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ब्यूबोनिक प्लेग। तो पुणे में फैला हुआ था ब्यूबोनिक प्लेग, और उस समय जो ब्रिटिश थे ना वो इसको काउंटर करने के लिए, टैकल करने के लिए बहुत हार्श मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इनसे काउंटर हो नहीं रहा था ये प्रॉब्लम, ये प्लेग फैलता ही जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा कहा जाता है लोगों को किसी भी टाइम जाकर के रेड करते थे, अगर पता चल जाए कि कोई मरीज है वहां पर, तो उन मरीजों को जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता था, या फिर कई बार में अगर उनका केस बहुत सीवियर है, फैलने का चांस ज्यादा है, तो वैसे वैसे लोगों को मार भी देते थे अंग्रेज। तो इस तरह से इन्होंने एट्रोसिटीज की थी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई जो हैं, चापेकर ब्रदर्स, जो चापेकर बंधु हैं, इन लोगों को इस बात से बहुत गुस्सा था। तो इनका नाम जो है याद रखना, तीन भाई थे ये लोग, दामोदर, बलवंत और बालकृष्ण और वासुदेव, ठीक है, दामोदर, बालकृष्ण, ठीक है, ये इनका नाम था। और उनके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ था, हरि चापेकर, तीनों के, ठीक है। तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये भाई थे। इन्होंने मार डाला अंग्रेजी ऑफिसर्स को, और देखा जाए तो ये पहला ऐसा केस था जो जिसको हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल किलिंग थी। ये इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक पॉलिटिकल किलिंग हुई थी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इनका जो किलिंग है ये पॉलिटिकल किलिंग है, यानी जब आप किसी ऑफिसर को, किसी मिनिस्टर को मारते हो, ठीक है, कोई भी सिटिंग ऑफिसर, सिटिंग मिनिस्टर को जब आप मारते हो, तो उस चीज को पॉलिटिकल किलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अनुशीलन समिति की तरफ। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी, कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछिए। रीजन क्या है सर इनका रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का? देखो रीजंस जो हैं, जो बच्चा ऑनलाइन पूछ रहा है कि रीजंस क्या है ऑनलाइन रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का, मतलब ये वॉयलेंट उठाना। तो देखो एक बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मैसेज हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। अभी तक जो प्री वाला फेज है यहाँ, तो चलो अभी वो उस लेवल के गुस्सा, उस लेवल की चीजें नहीं आई है लोगों के इसके अंदर। लेकिन अब जब हम लोग 1905 वाले फेज में आ रहे हैं, फेज 1 में आ रहे हैं प्रॉपर, 1905 से 15 के बीच का फेज जो है, इसमें जब आएंगे हम आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि एक कारण तो है कि कांग्रेस के काम करने का तरीका जो उस समय का युवा है उसको पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्म खून है, वो चाहते हैं कुछ ज्यादा वॉयलेंट चीजें हो, पहली चीज। दूसरा ये भी था कि उस दौरान ना लोगों के पास वेस्टर्न मटेरियल्स बहुत थे, वेस्टर्न नॉलेज बहुत हो रही थी, यानी वेस्ट में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो चीजें लोगों के पास पढ़ने के लिए मिल रही थी। आज के समय की तरह तो रील्स तो देखते नहीं थे लोग, उनके पास कोई इंटरटेनमेंट का साधन था तो किताब, अखबार और मैगजीन, यही सब चीजें थी। तो उस समय कई सारी ऐसी बुक्स आ रही थी, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे, कई सारे ऐसे मैगजीन्स आ रही थी जहां पर उस समय के लोगों का
जो दुनिया भर में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बारे में उनका ज्ञान बढ़ता था उस समय लोगों का। ठीक है, तो जैसे जापान का एक इवेंट है, जापान में जापान हराया था रशिया को। ठीक है, तो वो सब पढ़ के लोग इंस्पायर हुए, उनको लगा कि यार ये इस तरीके से किया जाना चाहिए कुछ, हम लोग यहाँ भी, तो लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर के उससे सीख रहे थे। गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज बुरी थी ही, वो हम जान ही रहे हैं, सप्रेसिव पॉलिसीज थी, तो इन सब रीजन के कारण जो था कि इन्होंने हथियार उठाना ही सही समझा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुशीलन समिति के पास। अनुशीलन समिति कहाँ होगी, कौन सी जगह होगी? ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की। ठीक है, बंगाल की बात कर रहे हैं। तो अनुशीलन समिति जो है इसका मतलब क्या है? अनुशीलन समिति का मतलब ही है बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी। बॉडी बिल्डिंग, ये बॉडी बिल्डिंग वाला, यानी जो जिम जाने वाले लोग हैं वही लोग इसको फॉर्म किए थे। ठीक है, तो इन कौन लोग थे जिन्होंने फॉर्म किया था? तो बरिंद्र दत्ता, ठीक है, बरिंद्र दत्ता किए थे, और उसके साथ साथ किए थे भूपेंद्र दत्ता। ठीक है, बरिंद्र दत्ता और भूपेंद्र दत्ता इन्होंने फॉर्म किया था अनुशीलन समिति को। इसके 2-3 ब्रांच थे, कलकत्ता में था, ढाका में था, मिदनापुर में था। तो कलकत्ता में जो था इसको देख रहे थे पुलिन दास, फिर एक ढाका में था और एक मिदनापुर में था। ठीक है, तो ढाका वाला जो था, ढाका वाले को देख रहे थे, सॉरी पुलिंदास नहीं, ये वाला देख रहे थे, कलकत्ता वाला जो बरिंद्र दत्त और भूपेंद्र दत्त देख रहे थे, ढाका वाला पुलिंदास देख रहे थे। ठीक है, ढाका वाला जो था पुलिंदास देखते थे, और जो मिदनापुर वाला था वो थे ज्ञानेंद्र नाथ बसु। राइट, इनका एक मैगजीन भी था। कौन सा मैगजीन था? तो इनका जो मैगजीन था उसका नाम था युगांतर। युगांतर मैगजीन था किसका? अनुशीलन समिति का। और इस मैगजीन को जो एडिट करते थे उन वो शख्स कौन थे? तो अरविंदो घोष के भाई थे, उनका नाम था बरिंद्र घोष। याद रखिए, बरिंद्र घोष। या बरिंद्र दत्ता है, यहाँ बरिंद्र घोष है। इसके अलावा एक और मैगजीन था इनका, ये तो एक था ही, इसके अलावा एक और था, उसका नाम क्या था? नाम था संध्या पत्रिका। संध्या पत्रिका। ठीक है, इसको लिखने वाले थे ब्रह्म बंधव आचार्य, कुछ था इनका नाम। ब्रह्म बंधव उपाध्याय। ठीक है, क्लियर है सबको? इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो जिनका बहुत ज्यादा क्रूरता था, जो बहुत ऑपरेसिव थे, या फिर जो अंग्रेजों के जो इन्फॉर्मर्स थे, ठीक है, जो लोगों के बीच में अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन देते थे, या फिर जो गद्दार थे, यानी अंग्रेजों का साथ देने वाले ऑलवेज, वैसे लोग, इन लोगों को इन्होंने टारगेटेड किलिंग की, इन लोगों को इन्होंने मारा। अनुशीलन समिति ने ऐसे लोगों को एलिमिनेट किया, टर्मिनेट किया। उसके अलावा क्या किया? देखो, उसके अलावा जो है इन्होंने स्वदेशी डकैतियां की।
स्वदेशी डकैती, डकैती, सोचो डकैती हिंदी वर्ड है, लूट, लूट भी हिंदी वर्ड है, लेकिन ये दोनों वर्ड डिक्शनरी में है अंग्रेजों की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, क्योंकि यही दो काम वो लोग इंडिया आकर के किए थे, या तो लूट किए थे या डकैती किए थे हमारे सारे रिसोर्सेस पे, और इनको इन्होंने फनीली अपने डिक्शनरी में भी जगह दे दी और इंग्लिश के वर्ड हो चुके हैं अब ये लूट और डकैती। तो स्वदेशी डकैती में क्या था, देखो ये जो भी अमीर लोग थे बेसिकली, राइट, जो भी अमीर लोग थे वैसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे और अमीर थे, तो या फिर बहुत ऑप्रेसिव थे, गरीबों को बहुत दबा के रखते थे, वैसे लोगों को इन्होंने टारगेट किया और इनके यहाँ लूट मार की, और इनसे जो पैसे आते थे उससे वो लोग आर्म्स खरीदते थे। तो स्वदेशी डकैती किस लिए की जाती थी, तो आर्म्स खरीदने के लिए, ठीक है, स्वदेशी डकैती आर्म्स करने के लिए खरीदी जाती थी। इसके अलावा और इन्होंने फिर क्या करते थे उससे, जैसे बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है वो भी करते थे, उन पैसों से बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगाए थे इन्होंने। कहाँ लगाए थे, तो मणिकतल्ला में लगाए थे इन्होंने। मणिकतल्ला में इन्होंने बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। पर इनका एक दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो है 1908 में। 1908 में क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी, याद रखना, प्रफुल्ल चाकी, और दूसरा नाम है खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने बेसिकली, एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश करी थी इन्होंने, और इस चक्कर में इन्होंने गलती से ब्रिटिश महिलाओं को मार दिया था, और इस बात से इनको इतना गिल्ट हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, शॉट हिमसेल्फ डेड, और ये इनको फांसी हो गई थी, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी, और खुदीराम बोस को यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड भी कहा जाता है। तो देखा जाए तो इन सब चीजों के बाद क्या होता है इसका असर, देखो अनुशीलन समिति से कहीं ना कहीं अरविंदो घोष भी जुड़े हुए थे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अरविंदो घोष को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनका जो केस, लेकिन केस जो चलता है वो बेसिकली केस जो चलता है उसको डिफेंड करते हैं इनको कौन, तो सी आर दास। सी आर दास इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कांग्रेस के, हम लोग आगे भी देखेंगे। तो सी आर दास, तो सी आर दास जो है इनको डिफेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाते हैं डिफेंड करने में, और इनके ऊपर से सारे चार्जेस हट जाते हैं। इसी को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस एक है उसमें कहा जाता है। तो सी आर दास के कारण ये छूट तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में इन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया, और उसके बाद इन्होंने फिर पौंडीचेरी चले गए और वहाँ एक ऑरोविल आश्रम भी बनाया। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछता ही हमेशा कि ऑरोविल आश्रम किसने बनाया, तो अरविंदो घोष ने बनाया। कहाँ पर है, तो पौंडीचेरी में। स्पिरिचुअल जगह है, फिर ये पॉलिटिकली एक तरह से रिजाइन कर चुके हैं, इसलिए स्पिरिचुअल जगह है। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में तो हम लोग देख चुके हैं जो प्री फेस था, पहले दो इवेंट जो थे, चाहे वासुदेव बल्लभ फटके का हो या फिर चापेकर ब्रदर्स का, ये सब महाराष्ट्र में हुआ। अब आते हैं और भी भाई, यहाँ भाइयों की कमी नहीं है, यहाँ भाइयों की महाराष्ट्र में कमी नहीं है जो अंग्रेजों के नाक पे दम करते थे। ये दूसरे थे सावरकर ब्रदर्स।
ठीक है। सावरकर ब्रदर्स में हम लोग जानते हैं कि सबसे नामी कौन है, तो विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर ब्रदर्स में विनायक वीडी सावरकर भी, जिनको हम लोग कहते हैं वीडी सावरकर, इन्होंने 1899 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, 1899 में इन्होंने बनाया मित्र मेला। इसका क्या एजेंडा था, तो इनका मानना बिल्कुल क्लियर था कि अंग्रेजों को अगर हटाना है तो मार पीट के ही हटाना है, तभी ये हट पाएंगे, अन्यथा ये लोग नहीं छोड़ के जाएंगे। तो अंग्रेजों को हटाने के लिए इनका वॉलेंट मेथड्स की ओर ही हमें रिजॉर्ट करना होगा, इनका ये मानना था। फिर इन्होंने क्या किया, 1904 में फिर इन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर के, इनके ब्रदर गणेश सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इन्होंने बनाया अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत। फिर होता है 1906 का टाइम। 1906 में वीडी सावरकर को एक मौका मिलता है कि ब्रिटेन जाकर के लॉ पढ़ने का। तो सोचो इनके एक्टिविटीज देखो, उसके बाद भी उनको ब्रिटेन जाके लॉ पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो लॉ पढ़ने के लिए ये ब्रिटेन चले जाते हैं 1906 में। वहां भी जाकर के ये कहीं ना कहीं एक्टिव थे, और इन्होंने एक किताब, उस समय एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था माज़िनी चरित्र। ठीक है, माज़िनी चरित्र, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। नाउ अब क्या होता है, 1909 में एक इवेंट होता है। 1909 में एक इवेंट होता है, और इस इवेंट में बेसिकली जो नासिक का मजिस्ट्रेट था एएमटी जैक्सन, नासिक के मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन, ये एमी जैक्सन मत पढ़ना, ठीक है, पर याद रखना एमी जैक्सन जैसा नाम है किसी का 1909 में। तो एएमटी जैक्सन जो है, एएमटी जैक्सन का बेसिकली असैसिनेशन कर देता है कौन, तो इनका असैसिनेशन करने वाले सावरकर ब्रदर्स नहीं है, आनंद लक्ष्मण कन्हारे हैं। तो आनंद लक्ष्मण कन्हारे इनका कर देते हैं कत्ल। और इस केस में बेसिकली सावरकर बंधुओं को भी गिल्टी माना जाता है, और इनको भी हो जाती है काला पानी की सजा। और काला पानी की सजा में ऐसे सिचुएशन रहता है कि दोनों भाई एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते थे, उनको पता भी नहीं था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि दोनों भाई काला पानी में ही, उनको सजा तो हो जाती है लेकिन किसी को, एक को पहले होती है एक को बाद में होती है, इस कारण से इनको पता ही नहीं चल पाता है कि दोनों भाई एक ही जेल में हैं। काफी समय बाद पता चलता है। एक मूवी आई थी सावरकर आई थिंक, उसमें ये चीज दिखाई कि वो मूवी जरूर देखना। वो मूवी में बहुत जेन्युइन तरीके से चीजों को दिखाया गया है, ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया गया है आई गेस हिस्ट्री में, पर जो हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे जो चीजें मैंने बताई या हिस्टोरिकल चीजें जो दिखेगी उसमें, वो काफी सही तरीके से पोर्ट्रे की गई हैं। तो जैसे सावरकर एक बार भागे भी थे, शिप से कूद करके भागे थे, जहाज से कूद करके भाग करके तैर करके वो शोर पे आए थे अपने आप को बचाने। तो वहां पर फिर उसके बाद कैसे हुआ, फिर क्यों पकड़े गए, क्या हुआ, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मूवी देखोगे जब आपको तो मजा आएगा। ऐसी मूवीज आपको देखनी चाहिए जिससे थोड़ा ना आपको कुछ नॉलेज मिले। नेक्स्ट क्या है सावरकर के बारे में, तो हम लोग जानते हैं हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी है, ये किसने दिया था, तो सावरकर ने दिया था। हिंदुत्व का जो आजकल हम लोग देखते हैं एक बोलबाला, तो ये किसने दिया था, ये सावरकर ने दिया था। और हिंदू महासभा में ये मेंबर भी थे, हिंदू महासभा के मेंबर भी थे, लीडिंग फिगर थे इनफैक्ट। अब आते हैं हम लोग दिल्ली में थोड़ा सा। दिल्ली में कौन है, दिल्ली में कौन है, तो दिल्ली में है आपके
रास बिहारी बोस, याद रखना बोस है, ये घोष नहीं है। रास बिहारी घोष मॉडरेट लीडर थे सूरत स्प्लिट के समय, याद है ना। ये बोस है, बोस से ही समझ जाओ, सुभाष चंद्र बोस जैसा इनके अंदर भी कुछ करेज है। और देखा जाए तो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। ये अभी आ रहे हैं, ये बीच में भी आएंगे, और यही रास बिहारी बोस आपको सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलेंगे जब वो इंडियन नेशनल आर्मी का कमांड संभालेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं रास बिहारी बोस हैं। और दूसरे कौन है, तो हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल ये लोग हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने कोशिश करी कि जो वाइसरॉय हार्डिंग है, इन्होंने कहा कि देखो ये छोटे मोटे ऑफिसर और इन लोगों को मारने से कुछ नहीं होगा, मेन इंपॉर्टेंट इंसान जो है जिसको मारोगे इनकी हालत खराब हो जाएगी, वो है वाइसरॉय। और वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर इन्होंने 1912 में एक कोशिश करी मारने की इनको। 1912 में एक अनसक्सेसफुल कोशिश करी और मार नहीं पाए, बच गए चूंकि अनसक्सेसफुल था ऑफ कोर्स। तो इसके कारण एक दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, फाइल हुआ, इस जिसमें देखा जाए कि ये लोग बच तो गए, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल बच गए, लेकिन और भी 4 लोग थे जो बेसिकली हैंग कर दिया गया, जिनको मतलब अरेस्ट किया गया और इनको हैंग कर दिया गया। मद्रास में अगर देखें तो कौन था, मद्रास में थे वांची अय्यर, और इन्होंने जस्टिस को मार दिया था। उस जस्टिस का नाम था जस्टिस आर्च। ठीक है, जस्टिस आर्ची, इनको इन्होंने जान से मार दिया था मद्रास में। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था, जो कि इंस्पायर्ड था फॉरेन के मूवमेंट से, आयरलैंड के एक मूवमेंट से इंस्पायर्ड था, वो था होम रूल। ठीक है, होम रूल लीग। देखो इंडिया में जो होम रूल लीग था 2 लोगों ने बनाया था, एक तो थे हमारे क्या कहते हैं, एनी बेसेंट। इसका जो मॉडल था ये कहां से आया था, ये आयरलैंड से आया था, आयरिश मॉडल था ये। ठीक है, आयरिश मॉडल ऑफ होम रूल था। तो तिलक जो है, दूसरे जो थे तिलक थे, एक तो एनी बेसेंट थी, दूसरे तिलक थे। तिलक जो है वो जेल से छूट करके आ गए वापस। ठीक है, ये 1914-15 की बात है। ठीक है, 1915 के अराउंड की बात है। तो तिलक जो है वो जेल से छूटकर वापस आ गए हैं, 14 में जेल से छूटे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है हम मतलब कि उनके रवैया में थोड़ा सा अंतर आया, थोड़ा सा शांत हुए, और उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी हम लोग को करना है हम लोग विद इन द लॉ करेंगे। और उन्होंने चूज किया कि होम रूल के बारे में जो पढ़ा उन्होंने, जो आयरलैंड में चल रहा था, उन्होंने समझा कि ये एक अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट करने का और चीजों को सही करने का। ठीक है, तो इन्होंने पहले तो जितने भी मॉडरेट और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे जो बट गए थे उनको साथ में लाया, उनको एक साथ लाने का किया, और 1915 में इन्होंने डिसाइड किया कि होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करना है। तो देखो इसमें रीजन अगर देखा जाए होम रूल लाने का, तो एक तो था कि सूरत स्प्लिट हुआ था तो इनके कारण डिफरेंसेस हो गया था और ये लोग बट गए थे, तो इनकी भी कांग्रेस की पावर जो थी वो कम हो गई थी, हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस दौरान वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर के समय हम जान रहे हैं कि जितना भी सीरियल्स था, जितने भी क्रॉप्स और जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे खाने के, वो सारे इंग्लैंड में डाइवर्ट हो रहे थे। इंडियंस के पास खाने को कुछ नहीं बच रहा था, इंडियंस के पास शॉर्टेज हो गया था, कुछ बचता भी था तो कैश क्रॉप्स बच रहे थे इंडियन के पास। लेकिन इंडियन फार्मर्स परेशान हो गए, आम आदमी तो खाने के लिए उनको मिला नहीं, और जो फार्मर्स भी हैं वो लोग भी परेशान हो गए थे, चूंकि टैक्सेस तो उनको उतना ही लग रहे हैं। टैक्सेस ये नहीं कि आप जो टैक्सेस हैं उनको पूरा मिल पा रहा है, क्योंकि सारा का अनाज तो आप ले जा रहे हैं बाहर, जो बचे थोड़े बहुत कैश क्रॉप्स बचे, तो इंडियन पीजेंट्स भी बहुत प्रॉब्लम में थे। तो तिलक का जो होम रूल था वो एक बात कहा कि देखिए हम लोग लॉ के साथ अबाइड करेंगे, लॉ को नहीं तोड़ेंगे, लॉ के साथ काम करेंगे, लेकिन हमारा जो एजिटेशन है वो आयरिश होम रूल के हिसाब से, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना चाहते हैं।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना है हमारा, ऐसा मोटो है। तो ये था तिलक का। और इसका अगर देखा जाए तो ये अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो स्प्रेड था, ये महाराष्ट्र में था, ठीक है, बिहार में था, और जितना मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस थे वहां पर था, कर्नाटक में था, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में था लेकिन मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में था लेकिन मुंबई नहीं। मुंबई में किसका था? तो एनी बेसेंट का था। फिर कहा? महाराष्ट्र, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस और कर्नाटक, ठीक है। तो इन जगहों पर देखा जाए तो था। और क्या डिमांड थी इनकी? देखो, इनका ब्रांच तो कम ही था, ठीक है, लेकिन काफी ऑर्गेनाइज था, तो इसलिए इनका डिमांड भी जो था वो काफी ये था। पहला तो स्वराज्य की बात की इन्होंने, स्वराज्य चाहिए। दूसरा था कि इनका लिंग्विस्टिक स्टेट्स होना चाहिए, यानी ऐसे राज्य होना चाहिए जो धर्म के, जो भाषा के आधार पर डिवाइडेड हो, वैसे राज्य। और तीसरा चीज था कि जो एजुकेशन है बच्चों का वो वर्नाकुलर में होना चाहिए, यानी उनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आए। तो ये कुछ डिमांड्स थे। फिर बात आती है हमारी एनी बेसेंट की लीग की। तो एनी बेसेंट का भी जो लीग है ये बहुत बड़ा था, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए था। इसके करीब 200 ब्रांचेस थे, लेकिन बहुत ही लूजली ऑर्गेनाइज था, ठीक है। थोड़ा उसमें एज कम्पेयर टू तिलक थोड़ा सा लूजली ऑर्गेनाइज था, लेकिन इसके मेंबर्स भी बहुत प्रोमिनेंट थे। इसके मेंबर्स में जैसे आ गए सी आर दास आ गए, जवाहरलाल नेहरू आ गए, इनके फादर मोतीलाल नेहरू आ गए, ठीक है। इस तरह के प्रोमिनेंट लोग थे जो कि इसमें जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी थे इसमें जुड़े हुए, ठीक है। तो सितंबर 1915 में एनी बेसेंट का लीग बना था, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, हमको पता है, ठीक है। जॉर्ज अरुंडेल इसके जनरल सेक्रेटरी थे। और इंपॉर्टेंट लीडर्स हमको पता है, वाडिया जी थे और रामास्वामी अय्यर थे, ठीक है। और वाडिया जी, बीसी वाडिया, ठीक है, बीडब्ल्यू वाडिया, सॉरी नॉट बीसी, बीडब्ल्यू वाडिया। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एनी बेसेंट का जो लीग है ये थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ था, सितंबर में हुआ था 1915 में, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने अपने स्तर पे काम किया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में भी बनी, क्योंकि ये ज़रूरी था, इंडिया की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपको दुनिया के उस कोने में होना बहुत ज़रूरी था। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग अब बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। बहुत फैक्चुअल चीज़ें थी इसमें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ाया है, ताकि आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, और नोट्स में आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पे, सब लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करिए, मेहनत करिएगा तो रिजल्ट ज़रूर होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू। तथास्तु।